के इस क्लास में आपका मैं संतोष कुमार स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हिंदी साहित्य का इतिहास है। इसमें हम टीजीटी, पीजीटी और यूजीसी नेट इस तीनों के लिए कॉमन है ये टॉपिक, और इस पे हम आगे देखते हैं। तब तक आप इसको शेयर कर सकते हैं और अपने जो भी ये कोर्स कर रहे हैं, जिनकी भी आने वाले एग्ज़ाम आने वाला है, तो उनके लिए आप इसको शेयर कर सकते हैं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया है? तो गारसा द तासी, इन्होंने क्या किया है? सूत्रपात किया है, मतलब कि शुरू किया है हिंदी साहित्य लेखन। और इनकी एक किताब थी, तो कौन सा किताब था ये आप बताएंगे? इस्तवार दला, ठीक है। इसका गारसा तासी ने क्या लिखा था? इस्तवार दला लिटरेच्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी। तो लिटरेच्यूर ए हिंदुस्तानी, तो इन्होंने एक किताब लिखी, उसका नाम इस्तवार दला लिटरेच्यूर ए हिंदुस्तानी था। अब ये किस भाषा में लिखा गया ये बताना है आपको। तो ये भी कौन से भाषा के थे ये आपको बताना है। तो ये फ्रेंच भाषा में, फ्रेंच भाषा में। तो इस टॉपिक से जुड़ा 3 क्वेश्चन हो गया कि किसने सूत्रपात किया। तो सूत्रपात किया गारसा द तासी ने। उसके बाद कौन सी किताब लिखी? तो इस्तवार द ला लिटरेच्यूर ए हिंदुस्तानी लिखा। और ये किस भाषा में लिखा? फ्रेंच भाषा में। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे जो है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक, इस तरह का सवाल भी आ सकता है। तो प्रथम लेखक कौन थे? इस्तवार दला लिटरेच्यूर ए हिंदुस्तानी, तो ये इनका नाम था। उसके बाद कालक्रम के अनुसार आपको हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास बताना है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर, ठीक है। तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, तो ये भी एक किताब थी जो लिखी गई थी। ये किताब
एक क्वेश्चन ये हो गया, एक ये अलग क्वेश्चन है। तो ये किताब जो लिखी गई थी वो किसने लिखा था? ये आपको बताना है, और आप साथ के साथ क्या करेंगे कि ये शेयर करते चलेंगे। ये किसने लिखा ये आपको बताना है, और साथ के साथ लोग शेयर करते चलेंगे जो ये जिस बारे में पढ़ाया जा रहा है। आप लोग रिप्लाई में लिखिए किसने लिखा है। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था किस भाषा में? आंसर होगा फ्रेंच भाषा में। तो प्रथम व्याकरण लिखने वाले कौन थे? जोशुआ केटलर। हिंदी साहित्य का प्रथम व्याकरण जोशुआ केटलर ने लिखा था। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन एक है, तो हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसे जाता है? व्यवस्थित रूप देने का श्रेय हिंदी साहित्य को। तो ये कौन है जिनको ये श्रेय दिया जाता है? ये आप कमेंट्स में लिखिए। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहां तक हमने देख लिया हिंदी साहित्य को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। आप साथ के साथ रिप्लाई भी दें शुक्ल को। ठीक है, अब इसके आगे देखेंगे। ये कब लिखा गया था? इन्होंने जो पुस्तक लिखी है हिंदी साहित्य का इतिहास, का इतिहास 1929 में। तो इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वो कब लिखी गई है? 1929 में। ठीक है, इसके आगे अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि शिव सिंह सरोज 1883 में लिखा गया था। शिव सिंह सरोज किसने लिखा? इसका रिप्लाई दीजिए।
कमेंट बॉक्स में जाकर इसका रिप्लाई कर सकते हैं आप। तो इसका रिप्लाई क्या है कि ये लिखा किसने है? शिव सिंह सेंगर ने। यहां तक हो गया। शिव सिंह सेंगर। ये सभी के सभी क्वेश्चन परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं और आप जो है नोट भी कर सकते हैं इसको, क्योंकि ये सब क्वेश्चन वो हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं, इनसे बाहर क्वेश्चन आता नहीं है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो हिंदी साहित्य का इतिहास जो इन्होंने लिखा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, तो किसकी भूमिका के रूप में लिखा था? किसकी भूमिका के रूप में? तो इसका रिप्लाई आप देंगे। ये बताइए कौन से पुस्तक के भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया था? तो इसका उत्तर क्या होगा? हिंदी शब्द सागर। हिंदी शब्द सागर। ठीक है, तो हिंदी शब्द सागर के भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास जो 1929 में लिखा है। कई सारे क्वेश्चन हैं इसके अंदर, तो ये पढ़ने का यही मतलब है कि आप एक क्वेश्चन में उससे जुड़ा हुआ सारा क्वेश्चन उसमें कवर हो जाना चाहिए। तो वो कवर कब होगा? जब आप ऐसे पढ़ेंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित करने का श्रेय किसको जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जाता है। इन्होंने क्या पुस्तक लिखी थी? हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था 1929 में। और किसकी भूमिका के रूप में लिखा था? तो हिंदी शब्द सागर के भूमिका के रूप में लिखा था। यहाँ तक हो गया। उसके बाद अगला देखते हैं। और ये कब लिखा गया? ये तो हो ही गया। उसके बाद हिंदी शब्द सागर जो है ये इन्होंने लिख दिया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? जो अंग्रेजी में लिखा गया था। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। हिंदी लिटरेचर। ठीक है, तो इसके स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, इसमें हमें क्या बताना है कि इसके लेखक कौन हैं? एडसिन ग्रिब्स। ठीक है, तो एडसिन ग्रिब्स ने इसको लिखा था। और ये कौन से भाषा में लिखा गया था? तो ये लिखा गया था आंग्ल भाषा। आंग्ल भाषा मतलब अंग्रेजी भाषा।
तो अगर कह दे कि आंग्ल भाषा में लिखा गया कौन सा पुस्तक था हिंदी साहित्य के इतिहास के ऊपर, तो उसका नाम क्या था? स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। ठीक है, यहाँ तक हमने समझा। अब इसके आगे अगला क्वेश्चन लेते हैं। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसका हिंदी अनुवाद किसने किया? हिंदी अनुवाद किया है, इसका नाम बताइए। इसका नाम बताना है आपको, कमेंट्स में लिखकर भेजिए। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त। तो डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने क्या किया था? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसको जो है इसका हिंदी अनुवाद किया था। किसने किया था? डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने। इसके बाद ये थे कौन? किशोरी लाल गुप्त जो थे ये भदोही यूपी के थे और ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के प्रमुख शिष्यों में थे और इन्हें जो है कौन सा सम्मान मिला था? विंध्य गौरव पुरस्कार मिला था। विंध्य गौरव से सम्मान मिला था और इनकी अंतिम प्रकाशित कृति सूर सागर की टीका 4 खंड में। इन्होंने एक और चीज क्या लिखा था? इन्होंने लिखा सूर सागर के टीका। हाँ, सूरसागर का टीका 4 खंड में लिखा। तो इन्होंने एक और पुस्तक की इनकी अंतिम रचना है ये। तो ये जो है सूरसागर की टीका इन्होंने लिखा था और कितने खंड में लिखा था? इसको 4 खंड में लिखा था। यहां तक हो गया। उसके बाद अगला जो है क्वेश्चन वो ये है कि ये जो मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो था वो मॉडर्न वर्नाकुलर लिखा किसने था? तो हमने सबसे पहले ही बताया था कि ये जो है जॉर्ज ग्रियर्सन। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि ये फ्रेंच वाला था गार्सा द तासी, ये सबसे पहले। उसका द मॉडर्न लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ये जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा था और इसका अनुवाद किसने किया था? डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? तो इनके इसका एक और क्या था कि का सर्वप्रथम काल विभाजन किसने किया? काल विभाजन करने वाले। तो ये क्वेश्चन अगर आ जाए कि सर्वप्रथम काल विभाजन किसने किया तो बताएंगे जॉर्ज ग्रियर्सन ने। किसने किया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम काल विभाजन। ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कई सारे क्वेश्चन ऐसे बनते जा रहे हैं तो सबको एक साथ जो है वो याद करते जाना है और उसको अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इन्होंने जो है
आदिकाल को 1400 ईस्वी तक बताया है ग्रियर्सन ने। और सबसे ज्यादा किस लेखक ने सर्वाधिक कवि शामिल किया? तो सबसे ज्यादा किसने किया है? तो मिस्र बंधु ने। इनकी जो रचना है उसमें सबसे ज्यादा इन्होंने मिस्र बंधु ने सबसे ज्यादा कवि को शामिल किया है। उसके बाद एक और लेते हैं, अगला क्वेश्चन जो है तो इन्होंने किया क्या? 8 खंड में 5000 कवि। तो 5000 कवि को किसने शामिल किया है? मिस्र बंधु ने। और ये रचना का नाम बताएं। मिस्र बंधु की रचना क्या है आप बताएं कमेंट करके। ठीक है, तो मिस्र बंधु की रचना का नाम आपको बताना है। तो अगला क्वेश्चन हम लेते हैं कि मिस्र बंधु विनोद ये कितने भागों में प्रकाशित हुआ है? तो हमने क्या बताया? मिस्र बंधु विनोद, इनकी रचना का नाम है 4 भागों में। ठीक है, तो मिस्र बंधु ने जो रचना लिखी है वो कितने भागों में है? तो उन्होंने जो 8 से ज्यादा कालखंडों में की है, मगर ये 4 भाग में। और ये जो है कालखंड, कालखंड मतलब उन्होंने समय बताया है कि इतना से इतना, इतना से इतना के बीच में ये, और 4 भागों में मिस्र बंधु विनोद की रचना की गई है। अब इससे आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। वो क्या है कि मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की सीमा क्या तय की थी? तो संवत 1890 से संवत 1925, संवत 1895 से 1890 से 1925 ये उन्होंने तय की है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो समय लिया जाता है वो किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो इसको जो है अब मिटाते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि कौन सा प्रथम व्याकरण ग्रंथ है, फिर मिस्र बंधुओं ने कौन सी
किताब लिखी है। और शिव सिंह सरोज किसने लिखा है? तो शिव सिंह सरोज किसने लिखा है? शिव सिंह सेंगर ने। तो ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो है कि प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, अगर आपको मालूम हो तो बता सकते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान कब से बताया? तो ये कब से कब तक बताया है? प्रथम और द्वितीय, और ये आपको बताना है। आप कमेंट बॉक्स में ये लिख सकते हैं। तो प्रथम बताया है 1868 से 93 तक, ये हो गया। अब द्वितीय, द्वितीय कब तक बताया है ये भी आपको बताना है। ये हो गया सेकंड वाला जो है द्वितीय उत्थान का समय क्या बताया है इन्होंने? 1893 से लेकर 1918 तक। तो ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद एक अगला क्वेश्चन लेते हैं कि नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कमेंट में आपको बताना है कि नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई है। तो इस क्वेश्चन को आपको इसका आंसर लिख के बताना है कि ये कब हुई है। तो जिन्हें भी पता हो ये इसको लिखकर बताएंगे। ठीक है, यहाँ तक। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। (1893) इसका उत्तर क्या होगा? 1893 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। और इसमें क्या हुआ था कि देवनागरी लिपि के प्रचार के लिए ये किया गया था। और यहीं से जो है श्याम सुंदर, आप देखेंगे यहाँ श्याम सुंदर दास ने क्या लिखा था? हिंदी शब्द सागर। ठीक है, तो हिंदी शब्द सागर की रचना यहीं से जो है, यहीं से, कहां से? नागरी प्रचारणी सभा, इसी के द्वारा जो है ये प्रकाशित हुई थी। और इसका काम क्या था कि देवनागरी लिपि का जो है ये प्रचार करना। तो यहीं से श्याम सुंदर दास ने क्या लिखा? हिंदी शब्द सागर, हिंदी शब्द सागर लिखा।
इसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? तो ये सेम क्वेश्चन है 1893 में। और अगर इसी को ऐसे पूछ दे कि हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया, तो अब क्या देंगे? हिंदी शब्द सागर जो है इसका कहाँ से प्रकाशन हुआ? तो नागरी प्रचारणी सभा या काशी नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा हुआ। इसी दोनों को एक ही नाम है। और इसकी स्थापना भी कब हुई थी? 1893 में। ये सब जो मुख्य क्वेश्चन है वो यही है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई? अब आपको वर्ष का नाम बताना है। इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा? आप कमेंट करके इसका रिप्लाई लिख सकते हैं। इसमें दो तथ्य हमने देखा कि कब हुआ, किसने किया। ठीक है, तो कब हुआ तो 1800 ईस्वी में, और किसने किया तो जॉन गिलक्रिस्ट ने। किसकी स्थापना? फोर्ट विलियम कॉलेज। और ये था कहाँ? तो कलकत्ता। ठीक है, इससे संबंधित 3 क्वेश्चन हमने देखा। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर है? कलकत्ता में। कब हुआ तो 1800 ईस्वी, और किसने किया तो जॉन गिलक्रिस्ट। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सदल मिस्र की भाषा की क्या विशेषता थी? सदल मिस्र की भाषा की क्या विशेषता थी? ये क्वेश्चन आएगा तो इसका उत्तर क्या बनेगा ये आप बताइए। तो इन्होंने क्या किया था? ब्रज भाषा और पूर्वीपन और बंगला तीनों में इनका प्रभाव था। किस किस में? बंगला, ब्रज, पूर्वीपन। तो मुख्य जो था इनका ये पूर्वीपन इसका आंसर होगा कि इनकी भाषा की क्या विशेषता थी तो वो पूर्वीपन थी। और ये एक और तथ्य है कि फोर्ट विलियम कॉलेज में ये
विलियम तो ये क्या करते थे, फोर्ट विलियम कॉलेज में पढ़ाते थे। तो यहां तक हमने देख लिया कि फोर्ट विलियम कॉलेज में ये अध्यापक थे। ठीक है यहां तक। इसके बाद अगला देखते हैं। और ये रहने वाले थे बिहार के शाहाबाद से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य की शुरुआत कब से मानी? शुरुआत किस कवि से माना? तो इन्होंने माना है गंग कवि। ये कौन थे? अकबर में के दरबार में गंग कवि, ये अकबर के दरबार में थे। तो यहां इन्होंने माना उनके ठीक है। तो अकबर के दरबार में ये रहते थे और इन्होंने एक जो रचना लिखी है चंद छंद वर्णन की महिमा, इससे जो है इनको माना गया है। उसके बाद सदल में से हिंदी के पहले गद्यकार हैं। ये इन्होंने 2 गद्य कृतियां लिखी हैं। किसने? सदल मिश्र। सदल मिश्र की गद्य कृति। तो ये आपको नाम बताना है, इसका आप जो है रिप्लाई कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो 2 कृतियां इन्होंने लिखी 1803 में और एक लिखी है 1806 में। तो नासिकेतोपाख्यान ये जो है 1803 में लिखा गया है, जबकि 1806 में क्या लिखा गया है? वो 1806 में जो लिखा गया है वो रचना का नाम है रामचरित। ठीक है। तो नासिकेतोपाख्यान आपने देख लिया और रामचरित ये इन्होंने किसने लिखा है? सदल मिश्र ने। और श्याम सुंदर दास ने भी जो है गद्य लेखकों में इंसा अल्लाह खां के बाद जो है दूसरा स्थान किसे माना है? श्याम सुंदर दास कौन थे? तो उन्होंने हिंदी शब्द सागर लिखा था। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि इनके हिसाब से 2 लोग हैं जो गद्य में सबसे ज़्यादा काम किए हैं, और उनके हिसाब से जो है उन्होंने बताया कि पहला कौन थे? इंसा अल्लाह खां और दूसरा सदल मिश्र। ठीक है। तो अगर पूछता है तो इनके श्याम सुंदर दास के हिसाब से पहला कौन थे? इंसा अल्लाह खां और दूसरा कौन थे?
सदल मिश्र। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लल्लू लाल ने एक रचना लिखी, इसका नाम बताएंगे? प्रेम सागर। और इसकी किस भाषा में लिखी है? ब्रज भाषा में। तो ब्रज भाषा में इन्होंने क्या लिखा है? प्रेम सागर। किसने लिखा है? लल्लू लाल ने। तो ये सब तथ्य आपको याद रखने हैं। और मुंशी सदा सुखलाल ने तो क्या लिखा है इन्होंने? सुख सागर। और ये क्या है? धार्मिक ग्रंथ है। किस तरह का ग्रंथ है ये? ये एक धार्मिक ग्रंथ है। इसके बाद अगला जो तथ्य है वो ये है कि इंसा अल्लाह खान ने एक रचना लिखी थी, उसका नाम क्या है? इंसा अल्लाह खां की रचना का नाम। ठीक है, तो ये आपको बताना है इंसा अल्लाह खां की रचना का क्या नाम है। तो इंसा अल्लाह खां की रचना का नाम है ये दोनों एक ही किताब का नाम है, रानी केतकी की कहानी या उदयभान चरित। किसने लिखा? इंसा अल्लाह खान ने लिखा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रानी केतकी की कहानी किसने लिखा? तो इंसा अल्लाह खान ने लिखा है। ठीक है, और इसमें भाषा कौन सा प्रयोग हुआ है? उर्दू, अरबी और फारसी। भाषा मुंशी के रूप में किसे जाना
जाता है। तो सदल मिस्र को और लल्लू लाल को। तो लल्लू लाल कहाँ के थे? आगरा के। और सदल मिस्र कहाँ के थे? आरा के थे। ठीक है, तो लल्लू लाल जो है वो आगरा के थे। उसके बाद एक अगला है कि सदल मिस्र की कृतियों के कुछ नाम बताइए। तो कुछ कृतियां क्या क्या थी? सदल मिस्र की तो कृतियों के नाम क्या थे सदल मिस्र के? फूलना के बिछाने, उसके बाद सोनम के थंब चहुदिशी बढ़ते थे, बाजने लगे, कांदती है। कांदती है। ये सब जो है सदल मिस्र के की कृतियां हैं। तो इसके बाद जो है पार्ट 2 होगा, उसमें इसके आगे बताएंगे। तो यहाँ तक पार्ट 1। ठीक है, ओके, धन्यवाद।